सोचिए एक टॉप न्यूरोसर्जन के बारे में। एक ऐसा इंसान जो रोज दिमाग की मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ सर्जरी करता है। एकदम काम और शांत है ना। उसके पास हर स्थिति का एक लॉजिकल जवाब होता है। बिल्कुल। लेकिन वही सर्जन जब स्क्रीन के सामने बैठकर अपने खरीदे हुए किसी स्टॉक को अचानक 15% गिरते हुए देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो पूरी तरह से पैनिक में आ जाता है और अपने सालों की कमाई एक झटके में दबाकर जीरो कर देता है। हाँ, और यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा क्यों होता है कि जो दिमाग इतनी जटिल सर्जरी कर सकता है वो एक लाल रंग के चार्ट को देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है? देखिए, इसका एक बायोलॉजिकल रीजन है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसानी दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। अच्छा। हाँ, और उसकी जगह दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा एक्टिव हो जाता है, जो सिर्फ डर और लालच पर चलता है। तो आज हम इसी दिलचस्प मनोविज्ञान को बारीकी से खोलकर देखेंगे। इस गहरी चर्चा में हमारा विषय यही है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते वक्त और ट्रेडिंग के दौरान इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है। और इस एनालिसिस के लिए हमने कुछ बहुत ही सॉलिड सोर्सेज जुटाए हैं। सही कहा। हमारे पास मॉर्गन स्टैनली का एक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पेपर है, ट्रेड्सविज का डेटा आधारित विश्लेषण है, एसीवाई सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग जर्नलिंग तकनीकें हैं, और हाँ, बेयर बुल ट्रेडर्स किताब से कुछ असली ट्रेडर्स की डायरी के पन्ने भी हैं। इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालकर हमारा आज का मिशन ये समझना है कि तर्कसंगत और बेहद बुद्धिमान लोग बाजार में मात क्यों खा जाते हैं, और इसके पीछे का बायोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और डेटा का इस्तेमाल करके हम इस सेल्फ साबोटाज से, खुद का नुकसान करने से कैसे बच सकते हैं। तो अगर इन स्रोतों को देखें तो सबसे पहला इशारा इंसानी फितरत की तरफ ही जाता है। आम जिंदगी में लोग बहुत ही हिसाब किताब वाले फैसले लेते हैं, पर मार्केट में आते ही वो लॉजिक बिल्कुल गायब हो जाता है। इसको एक बहुत आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर कोई सुपरमार्केट में टूथपेस्ट खरीदने जाता है तो दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करता है। हाँ, कि पर ग्राम प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एग्जैक्टली। कौन सा ब्रांड ज्यादा फायदा दे रहा है, वहां एक एक रुपए का हिसाब बिल्कुल लॉजिकल होता है, पूरी तरह से रैशनल। तो यहाँ मैं ये सोच रही थी कि वही दिमाग जो टूथपेस्ट खरीदते वक्त इतना चौकन्ना होता है, वो मार्केट में आकर अपने ही बनाए हुए नियम क्यों तोड़ देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में डेटा फेल नहीं होता, बल्कि दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही ग्लिच कर जाता है। ये ग्लिच ही असल में बिहेवियरल फाइनेंस का कोर है। मॉर्गन स्टैनली के रिसर्च पेपर में इसी खास बिहेवियर को डिस्पोजिशन इफेक्ट का नाम दिया गया है। डिस्पोजिशन इफेक्ट, ये कैसे काम करता है? डिस्पोजिशन इफेक्ट में होता यह है कि लोग नुकसान वाले ट्रेड्स को पकड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन जो ट्रेड मुनाफे में जा रहा होता है उसे बहुत जल्दी बेच देते हैं। हाँ, मतलब उन्हें डर लगता है कि कहीं वो छोटा सा मुनाफा भी हाथ से ना निकल जाए, और लॉस वाले में उम्मीद लगाए रखते हैं कि वापस ऊपर आएगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और बायस जुड़ा होता है जिसे एंकरिंग कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने एक स्टॉक 100 रुपए में खरीदा। अब कोई बुरी खबर आती है और उसकी कीमत 50 रुपए रह जाती है। अच्छा। लेकिन उस ट्रेडर का दिमाग उस 100 रुपए के एंकर पर अटका रहता है। वो नई रियलिटी को, नए प्राइस को स्वीकार ही नहीं करता। और मैंने पढ़ा है कि इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा सिद्धांत काम करता है वो है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार नुकसान का दर्द मुनाफे की खुशी से दुगना ज्यादा महसूस होता है। हाँ, और ये पूर्वाग्रह अचानक से पैदा नहीं हुए हैं। अगर हम इसकी पीछे की बायोलॉजी को देखें तो ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जिंदा रहने की मूल प्रवृत्ति से जुड़े हैं। मतलब हजारों साल पहले शिकार के दौरान अगर किसी का एक वक्त का खाना छिन जाता था तो उसका सीधा सा मतलब मौत होता था, है ना? एग्जैक्टली। लेकिन अगर किसी को एक वक्त का एक्स्ट्रा खाना मिल जाता तो वो बस एक छोटी सी खुशी थी, उससे सर्वाइवल तय नहीं होता था। इसलिए इंसानी दिमाग को नुकसान से ज्यादा डरने के लिए वायर किया गया है। तो यही एवोल्यूशनरी वायरिंग आज के मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बिल्कुल। मॉडर्न ट्रेडिंग स्क्रीन पर जब लाल रंग दिखता है ना, तो दिमाग उसको वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे जंगल में किसी खतरनाक जानवर को देखकर करता था। इंसान सर्टेनिटी चाहता है। वो थोड़ा सा मुनाफा जल्दी बुक कर लेता है क्योंकि उसे सर्टेनिटी चाहिए, भले ही आगे चलकर बड़ा नुकसान ही क्यों ना छुपा हो। सही कहा। और जब दिमाग इन पूर्वाग्रहों और डर में घिरा होता है, तब एक और बड़ा इमोशन सामने आता है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो को अक्सर लोग सिर्फ एक घबराहट समझते हैं कि अरे यार गाड़ी छूट रही है,
लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत को आंकड़ों में बड़ा क्लियरली समझा जा सकता है। ट्रेड्सविज ने बार्बर और ओडियन की साल 2000 की एक फेमस रिसर्च का हवाला दिया है। इस डेटा के अनुसार फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो लोग हद से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, उन्हें पैसिव इन्वेस्टर्स के मुकाबले 6.5% का नुकसान उठाना पड़ता है। वेट, 6.5% एक साल में? ये तो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। मतलब पूरी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। हाँ, और ये फोमो दिमाग के अंदर एग्जैक्टली कैसे तबाही मचाता है, इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण बेयर बुल ट्रेडर्स की बुक में मिलता है। वहाँ रॉबर्ट नाम के एक ट्रेडर की डायरी के पन्ने शेयर किए गए हैं। ओह, रॉबर्ट की कहानी, हाँ मैंने देखी है। वो कोई अनारी या नया खिलाड़ी तो था नहीं, वो एक टॉप कंसल्टिंग फर्म का सीनियर मैनेजर था। बहुत ही स्मार्ट, सुलझा हुआ और डिसिप्लिन्ड इंसान। बिल्कुल, उसने सिमुलेटर पर घंटों प्रैक्टिस की थी, अपने खुद के रूल्स बनाए थे और एक हफ्ते तक लगातार मुनाफा भी कमाया था। सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन फिर एक दिन मार्केट खुलते ही उसने लगातार 2 छोटे नुकसान उठाए और वहां से उसका दिमाग पूरी तरह फ्लिप हो गया। वो 2 छोटे नुकसान उसके दिमाग के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गए। जैसा कि हमने पहले बात की, वहां उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एक बड़ा लॉस लेने के बाद एक फ्रेज यूज किया, FILG, जिसका मतलब था फक इट, लेट्स गो। हाँ, ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। उसने जोर से ये बोला और कीबोर्ड पर पागलों की तरह टूट पड़ा। उसने उस दिन 20 ट्रेड्स ले डाले, 20 ट्रेड्स, और खुद मंजूर किया कि उसे पता था वो हर एक रूल तोड़ रहा है, पर उस वक्त उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से एक क्रैक एडिक्ट की तरह ट्रेड कर रहा था। अब अगर रॉबर्ट का रिएक्शन आक्रामक था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। एक और ट्रेडर की कहानी है सिरी। सिरी, जो सिलिकॉन वैली का एक ब्राइट इंजीनियर था। हाँ, जब उसे लॉसेस हुए तो उसने गुस्से में हल्ला बोल करने के बजाय हताशा में दूसरों की नकल करनी शुरू कर दी, जिसे मिरर ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब जो दूसरे कर रहे हैं वही अंधाधुंध करते जाओ। एग्जैक्टली। उसने हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल को अपनाया और अपना आधा अकाउंट उड़ा दिया। इन दोनों कहानियों के पीछे का न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म तो एक ही है ना। जब स्क्रीन पर किसी स्टॉक को तेजी से ऊपर जाते हुए देखा जाता है और चारों तरफ हरे रंग का उछाल होता है, तो दिमाग का रिवॉर्ड सर्किटरी वैसे ही एक्टिवेट होता है जैसे किसी नशे के दौरान। सही कहा आपने। डोपामीन दिमाग में फ्लड कर जाता है। इंसान को लगता है कि उसका कबीला खाना जमा कर रहा है और वो अकेला पीछे छूट रहा है। इस डोपामीन रश में लॉजिकल दिमाग पूरी तरह अंधा हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस केओस और डोपामीन की आंधी के बीच खुद को कैसे बचाया जाए। यहाँ बात सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की नहीं रह जाती, है ना? बिल्कुल नहीं। सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होता। एक ट्रेडर को इस स्थिति को संभालने के लिए मिलिट्री स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर जिक्र आता है ओडा लूप का। ओडा लूप, ये कॉन्सेप्ट यूएस एयरफोर्स के फाइटर पायलट और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जॉन बॉयड ने विकसित किया था। इसका फुल फॉर्म है ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। हाँ, ट्रेडिंग और डॉग फाइट दोनों में माहौल बहुत तेजी से बदलता है, और ओडा लूप में सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओरिएंट का होता है। इस ओरिएंट वाले हिस्से को मैं एक फाइटर जेट की एनालॉजी से देख रही थी। एक पायलट डॉग फाइट के दौरान हजारों फीट की ऊंचाई पर है। रेडार और चार्ट्स सेकंड्स में बदल रहे हैं। सही है। अगर वो पायलट बिना ओरिएंट किए, यानी बिना स्थिति का सही आकलन किए, सिर्फ दूसरी मिसाइल्स को देखकर रिएक्ट करने लगेगा, यानी सीधे एक्ट करेगा, तो जेट का क्रैश होना बिल्कुल तय है। एग्जैक्टली। ओरिएंट करने का सीधा सा मतलब है पॉज लेना, ये देखना कि क्या सामने दिख रहा डेटा हकीकत है या सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ कोई बायस है। मतलब रॉबर्ट और सियरी दोनों ने यही गलती की थी। उन्होंने ओरिएंट करना ही छोड़ दिया और डोपामीन के असर में सीधे एक्शन मोड में आ गए। हाँ, ये ओरिएंट का चरण ही वो बफर जोन है जहां एक व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को बाईपास करके स्थिति की रियलिटी चेक करता है। लेकिन देखिए, इसमें एक और जटिलता भी है। वो क्या? तब क्या होता है जब किसी ने ओडा लूप का सही इस्तेमाल किया, पूरी तरह लॉजिकल फैसला लिया और फिर भी मार्केट के खिलाफ चला गया। ओ, ये स्थिति तो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि दिमाग कहता है कि यार मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी नतीजा गलत आया। यहीं पर हार को स्वीकार करने की असमर्थता सामने आती है। बिल्कुल। खास तौर पर जो लोग अपनी आम जिंदगी में बहुत सफल होते हैं, उनका दिमाग हारने के लिए प्रोग्राम ही नहीं होता। जैसे बेयर बुल ट्रेडर्स की बुक में आमिन की जो कहानी है,
वो बेहद चौंका देने वाली है। आमिन 23 साल से यूरोप में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम कर रहा था। अब सोचिए उसके काम में एक छोटी सी गलती का क्या मतलब है। आसमान में 2 हवाई जहाज टकरा सकते हैं और हजारों लोगों की जान जा सकती है। उसके दिमाग को इतने सालों से यही ट्रेन किया गया है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां। लेकिन जब आयमिन ने मार्केट में कदम रखा तो उसका यही परफेक्शनिस्ट माइंडसेट उसके लिए श्राप बन गया। वो अपने स्टॉप लॉस को हिट होते हुए स्वीकार ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दिमाग के लिए नुकसान का मतलब था एक फेटल गलती, जबकि ट्रेडिंग में हार बिजनेस का एक आम और जरूरी हिस्सा है। और मार्केट के गणित को समझे बिना इस हार को स्वीकार करना नामुमकिन है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक जीरो सम गेम है, जहां किसी एक का नुकसान किसी दूसरे का मुनाफा है। हाँ, वही स्टैंडर्ड सोच होती है सबकी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये एक माइनस सम गेम है। माइनस सम गेम, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन की एनोलॉजी से समझती हूँ। जैसे डेथ जोन में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि एक ऊंचाई के बाद बॉडी अपने ही ऑर्गन्स को शट डाउन करने लगती है जिंदा रहने के लिए। हाँ, वैसे ही एक माइनस सम मार्केट में सिस्टम से पैसा लगातार बाहर जा रहा होता है। ब्रोकर की फीस, डेटा फीस, बिड आस्क स्प्रेड और स्लिपेज, ये सब लगातार किसी भी अकाउंट को निचोड़ रहे होते हैं। बिना किसी एज या खास स्ट्रेटेजी के उस डेथ जोन में टिके रहने से अकाउंट बैलेंस हर ट्रेड के साथ धीरे धीरे मरता रहता है। और ट्रेडर को इसका एहसास भी नहीं होता। और इस डेथ जोन में इंसानी इंट्यूशन यानी हमारा अंतर्ज्ञान पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान प्रोबेबिलिटीज या संभावनाओं को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसे एक मशहूर मैथमेटिकल पजल से समझा जा सकता है, जिसे मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम कहते हैं। मॉन्टी हॉल, ये तो एक गेम शो पर आधारित है ना, जिसमें 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे के पीछे एक चमचमाती नई कार होती है और बाकी 2 के पीछे बकरियां होती हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। मान लीजिए उस गेम शो में कोई कंटेस्टेंट दरवाजा नंबर 1 चुनता है। ठीक है। अब शो का होस्ट, जो पहले से जानता है कि कार कहाँ है, वो दरवाजा नंबर 2 खोलता है, जिसके पीछे एक बकरी निकल आती है। अच्छा। अब वो होस्ट उस कंटेस्टेंट से पूछता है कि क्या अब आप अपना फैसला बदलकर दरवाजा नंबर 3 चुनना चाहेंगे? तो इस स्थिति में एक आम इंसान क्या सोचेगा? उसका इंट्यूशन कहेगा कि अब 2 ही दरवाजे बचे हैं, दरवाजा 1 और दरवाजा 3। तो जीतने की संभावना तो 50-50 हुई ना। बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। और यहाँ ईगो भी बीच में आती है। इंसान को लगता है कि उसका पहला चुनाव ही बेस्ट था, दरवाजा बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। पर यहीं पर इंसानी दिमाग धोखा खाता है। मैथ कहता है कि दरवाजा बदलने से जीतने की संभावना 33% से बढ़कर सीधा 66% यानी 66% हो जाती है। सुनने में ये बिल्कुल तार्किक संगत नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैथ ही गलत हो। इसके पीछे का लॉजिक आखिर काम कैसे करता है? इसका लॉजिक ये है कि होस्ट का फैसला रैंडम नहीं है। जब शुरू में कॉन्टेस्टेंट ने दरवाजा चुना था तो उसके पास सही दरवाजा चुनने का सिर्फ 33% चांस था। मतलब 66% चांस था कि कार बाकी 2 दरवाजों के पीछे है। हाँ, ये तो क्लियर है। जब होस्ट ने जानबूझकर एक बकरी वाला दरवाजा हटा दिया तो वो जो 66% प्रोबेबिलिटी थी वो पूरी तरह से उस तीसरे बचे हुए दरवाजे पर शिफ्ट हो गई। वाह! इंसान का इंट्यूशन इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो सिर्फ सरफेस लेवल पर देखता है और 50-50 मान लेता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। जब मार्केट में कोई नया डेटा आता है या कोई अहम सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो प्रोबेबिलिटीज पूरी तरह शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन ट्रेडर का दिमाग अपने पहले वाले लॉजिक यानी उस दरवाजा नंबर 1 पर ही अटका रहता है। ये सच में दिमाग के पर्दे खोल देने वाली बात है। बिल्कुल। तो अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि इंसानी दिमाग प्रोबेबिलिटीज के मामले में इतना कच्चा है, डोपामीन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अंधा कर देता है और भावनाएं लॉजिक पर हावी हो जाती हैं, तो इस पूरी समस्या का प्रैक्टिकल समाधान क्या है? इसके समाधान 2 स्तर पर देखे जा सकते हैं। पहला है संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन, जिसका जिक्र मॉर्गन स्टैनली के पेपर में है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को इन ह्यूमन बायसेस से बचाने के लिए सिस्टमैटिक मैनेज्ड फ्यूचर्स या CTAs का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ऐसे कंप्यूटर मॉडल्स होते हैं जो पूरी तरह रूल्स पर चलते हैं, जिनमें जीरो इमोशन होता है। हाँ, जीरो इमोशन। 1990 से लेकर 2017 तक का ऐतिहासिक डेटा ये दिखाता है कि इन सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज का नॉर्मल भावनात्मक स्ट्रैटेजीज के साथ लो कोरिलेशन होता है। मतलब जब मार्केट में पैनिक होता है और आम लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब ये कंप्यूटर सिस्टम्स ठीक ढंग से अपना काम करते रहते हैं,
क्योंकि उनके पास डर या लालच का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। एग्जैक्टली वो पैनिक नहीं करते। लेकिन एक आम इंसान या रिटेल ट्रेडर तो अपने गैराज में ऐसे हैवी कंप्यूटर एल्गोरिथम सेट नहीं कर सकता ना। उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए ACY सिक्योरिटीज ने एक बेहद प्रैक्टिकल तकनीक सुझाई है जिसे साइकोलॉजिकल जर्नलिंग कहते हैं। साइकोलॉजिकल जर्नलिंग? आमतौर पर तो एक ट्रेडर सिर्फ ये लिखता है कि उसे किस ट्रेड में कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। इसमें अलग क्या है? इसमें एक प्रो ट्रेडर एक एलीट एथलीट की तरह अपनी मेंटल स्टेट को भी ट्रैक करता है। ट्रेड लेने से पहले और बाद में अपनी भावनाओं को 1 से 10 के स्केल पर रेट किया जाता है। फोमो का लेवल क्या था, स्ट्रेस लेवल कितना था, क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता कितनी थी। ओह, अगर इसको आम जिंदगी से जोड़ा जाए तो ये तो ऐसा हो गया जैसे रात के 2 बजे ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त खरीदने से पहले अपना इम्पल्स स्कोर चेक करना। सही पकड़ा आपने। अगर कोई ट्रेडर देखता है कि जब भी उसका इम्पल्स या फोमो स्कोर 8 होता है, वो हमेशा अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देता है और एंड में नुकसान उठाता है। या जब भी उसकी मानसिक स्पष्टता का स्कोर 3 होता है, वो गलत ट्रेड में एंटर कर जाता है। इन भावनाओं को डेटा पॉइंट में बदलकर वो अपने ही दिमाग के पैटर्न को पहचान सकता है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल जर्नलिंग आत्म जागरूकता बढ़ाती है। इंसान खुद को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने लगता है और यही उस ऊड़ा लूप का ओरिएंट फेज है जहां रियल क्लैरिटी सामने आती है। तो इस पूरी चर्चा के सार को अगर समेटा जाए तो निष्कर्ष बहुत ही साफ है। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे लॉजिक सुपरमार्केट में काम करता है पर स्टॉक मार्केट में आकर धोखा दे जाता है। क्योंकि हमारा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें नुकसान से डरना सिखाता है। हाँ, फिर हमने डोपामीन के खेल और रॉबर्ट जैसे स्मार्ट लोगों के ब्रेकडाउन को समझा। ऊड़ा लूप के जरिए हमने देखा कि कियोस में खुद को पॉज करके ओरिएंट करना कितना जरूरी है। और आर्मन और मॉन्टी हॉल के उदाहरण से हमने जाना कि माइनस सम गेम में हार को और बदलती प्रोबेबिलिटीज को स्वीकार करना ही असल लॉजिक है। और अंत में अपने खुद के इमोशंस को ट्रैक करके हम अपने दिमाग को एक सिस्टम में ढाल सकते हैं। देखिए, अगर इन सभी स्रोतों की डीप फिलॉसफी से एक आखिरी विचार निकाला जाए तो वो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों एक ही जगह बैठे हैं और वो है हमारे अपने दिमाग में। और यही हमारा आज का छोड़ने वाला विचार है। जरा सोचिए, क्या फाइनेंशियल दुनिया में असली एज या सबसे बड़ी बढ़त सुपरफास्ट कंप्यूटरों या किसी गुप्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में छुपी है, या फिर सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मार्केट को देखना नहीं बल्कि खुद को मार्केट देखते हुए देखना है? एकदम सही सवाल है। असली आत्म जागरूकता यही है कि अगली बार जब किसी चार्ट पर एक उठाव दिखे और हाथ अपने आप बाएं बटन की तरफ बढ़ने लगे तो ठहर कर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, ये ट्रेड आखिर ले कौन रहा है? एक केयरफुली बनाया हुआ सिस्टम या फिर एक डोपामीन से भरी हुई पुरानी फितरत? इस गहन विश्लेषण को आज यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय की तह तक जाने के लिए।